हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेक्सिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ गायत्री पांडे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको हिंदी वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आप देखिए, हिंदी वर्णमाला, वर्ण विचार में क्या होता है? वर्णमाला। ठीक, तो वर्णमाला में वर्णमाला किसे कहते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो अभी आप ये पूछेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या होता है। तो व्यवस्थित समूह में जैसे आप ये देख लीजिए, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। व्यवस्थित समूह ये हुआ, जैसे आपका देखिए वर्ण क्या है, ये क ख ग घ, ये सब है आपके वर्ण हैं। तो आपका ये व्यवस्थित समूह मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से अगर ये लिखा जाएगा तभी इसको हम क्या कहेंगे? व्यवस्थित कहेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जैसे कि क ख ग है और आपने इसी को ये ऐसे कर दिया ग ख और घ च, इस तरह अगर आपने लिख दिया तो ये आपका गलत है। तो ये वर्णमाला नहीं बनेगा। इसीलिए इसको क्रमबद्ध तरीके से जब अगर लिखा जाता है, ढंग से लिखा जाता है, क ख ग घ जैसे ये है आपका, तो आपने जब इस तरीके से लिखा अच्छे से, तो ये क्या बन गया? एक माला। जैसे आप माला को एक आकार देते हैं ना, एक तरीके से उसमें मोती पिरोते हैं, जैसे आपका ये हुआ माला हुआ। तो आपने जब ऐसे जो है एक तरीके से पिरोया, हाँ, फिर छोटा बड़ा ऐसे, जैसे जिस ढंग से वो सही है उस तरह अगर आपने किया तब ये सही है। लेकिन अगर आपने इसी माला को देख लीजिए, यहाँ पे आपने इसी माले को कहीं यहाँ पे ये छोटा ये बड़ा ये ऐसे ऐसे, मतलब ये हम अक्षर के बारे में बता रहे हैं। ये वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। तो अक्षर अगर आपने इस तरीके से कर दिया, आगे पीछे उल्टा सीधा कर दिया, तो आपका ये माला नहीं बना। मतलब अगर हम अपने इस वर्ण को क्रम से लिखेंगे, सही व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? वर्णमाला बनेगा। ठीक है, फिर देख लीजिए, फिर वर्ण क्या होता है। अब आप ये पूछेंगे कि वर्ण होता क्या है। तो देख लीजिए, जैसे हमारे पहले जो है हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे, वो मौखिक, आपको पता है कि वो मौखिक जो है ध्वनि का प्रयोग करते थे। फिर उनके मतलब उन्होंने सोचा कि इसमें जो है हम कैसे कुछ अच्छा लाएं, इसको स्थायी रूप कैसे दें। मौखिक भाषा स्थायी तो होती नहीं है, तो उसको स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने विचार किया। तो फिर वो क्या किए कि उन्होंने एक मतलब एक चिन्ह दिया, उसको लिखित रूप देने के लिए, जो उनके मुख से ध्वनि निकली उसको उन्होंने एक चिन्ह दिया। तो उस चिन्ह को, जो उनके मुख से ध्वनि निकलती है, उस चिन्ह को एक निश्चित चिन्ह जब उन्होंने दिया तो वो क्या हुए? वर्ण हुए। और जैसे देख लीजिए, कोई भी शब्द उन्होंने बोला, जैसे क बोला, ठीक, ख बोला, मतलब कोई भी शब्द, जैसे कमल उन्होंने बोला, ऐसे आप समझ लीजिए कमल बोला। ठीक, तो कमल को बोलने के लिए उसको मतलब फिर उन्होंने इसको स्थायी रूप देने के लिए क्या किया? एक निश्चित चिन्ह बनाया। कमल में देख लीजिए कमल, 3 अक्षरों से ये बना है। तो इसको इन्होंने जब इसको स्थायी रूप देना चाहा तो उसके लिए क्या किया? एक निश्चित चिन्ह बनाया। तो ये निश्चित चिन्ह आप देख लीजिए कि जैसे उन्होंने क म और ला, ये आकार दिया। ठीक, तो वो क्या हो गए? वो हमारे वर्ण हो गए। तो इसलिए इसकी परिभाषा हम क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह बनाए गए, जिन्हें क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, उस ध्वनि को, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती थी, हमारे पूर्वज पहले जब मौखिक ध्वनि का इस्तेमाल करते थे, तो उस ध्वनि को फिर उन्होंने जब अस्थायी रूप देना चाहा तो एक निश्चित चिन्ह बनाया, और उस निश्चित चिन्ह को ही क्या हम कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लिपि भी कहते हैं। फिर देख लीजिए वर्ण के प्रकार। अब वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? देख लीजिए, एक स्वर और दूसरा व्यंजन है। ठीक, अब स्वर के बारे में आप जान लीजिए कि स्वर होता क्या है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे अब आप ये देखिए, आपने ऐसे लिखा, ये आ ई उ, ये सब क्या है? ये सब हमारे स्वर हैं।
ठीक है। तो इन वर्णों में क्या होता है, इन वर्णों में किसी भी अन्य वर्ण की मतलब व्यंजन। अभी आप व्यंजन देखेंगे तो व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब हम व्यंजन शब्द व्यंजन वर्ण बोलते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ये देखिए, अब ये है क, ठीक, ये आपका व्यंजन हुआ, क ख ग, ये सब क्या हुआ, आपका व्यंजन वर्ण हुआ। तो इस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में आपको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप देखिए, का उच्चारण आपने किया, क ख ग, तो इसमें क्या बाद में उच्चारित हो रहा है, जब आप इस वर्ण को बोल रहे हैं तो आपके बाद में क्या, कौन सी ध्वनि आ रही है आपके मुख से, आ की ध्वनि आ रही है, ठीक। तो आपको जो व्यंजन वर्ण है, इस व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन स्वर ऐसा है, स्वर स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र वर्ण कहलाता है, उसमें किसी भी व्यंजन वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपना उच्चारण खुद ही करता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, स्वर होते कितने हैं, तो स्वर हमारे होते हैं, देखिए स्वर होते हैं 11, ठीक। अब आपने ये पढ़ा होगा कि हमने तो पढ़ा है कि स्वर 13 होते हैं, ठीक, आपने पढ़ा है स्वर 13 होते हैं, ठीक, +2, ठीक, ये क्या हुए, इक्वल 13, ये 13 हुए। लेकिन ये जो दो हैं, अब इन स्वरों में आप ये देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। ये हुआ आपका आ, ई, उ, और ये री, ठीक। ये हुआ ए, ओ, और ये आप कहेंगे, हमने तो पढ़ा था अंग और आगे, ठीक। ये हुआ आपका, आप इसे कहेंगे 13 हुए, ठीक। लेकिन ये जो हमारे अंग आह है, ये स्वर की श्रेणी में, स्वर की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं, ठीक। गिनती तो इनकी स्वरों में ही होती है, लेकिन पूर्ण रूप से ये स्वर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, आप ये जान लीजिए। पहले हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए, ये आपका जो अंग है, तो ये जब देखिए, ये आग है, इसके ऊपर एक बिंदु लगी हुई है, लेकिन जब इसका उच्चारण आप करते हैं तो आपके मुख से कौन सी ध्वनि निकलती है, केवल आ निकलती है, नहीं निकलती है। आपके मुख से ध्वनि निकलती है पंचमाक्षर की। जो पंचमाक्षर किसमें होता है, व्यंजन वर्ण में होता है, ठीक। व्यंजन वर्ण में क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये जो पांचवा अक्षर है, इसको हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। तो उस ध्वनि जो है व्यंजन वर्ण की ध्वनि आपके मुख से आती है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, जब यहाँ ये ध्वनि और ये जो है स्वर जो है, ये 11 स्वर जो हमारे हैं, ये क्या है, ये स्वतंत्र हैं, इनको किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस अंग और आह में जब आपने उच्चारित किया इसको, तो इसमें व्यंजन वर्ण की सहायता लेनी पड़ी। अब आप आह को ही देख लीजिए, आह के उच्चारण में आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ऐसे ही, तो आप बोलते हैं आह, ठीक, आह, आप ऐसे बोलते हैं, तो ये क्या हुआ, ये व्यंजन हुआ, हा, ठीक। तो जब ये व्यंजन हुआ तो ये स्वर को जब ये पता चला कि अंग और आह व्यंजन के साथ मिलकर बने हुए हैं, तो इसने अपनी श्रेणी से इसे अंग और आह को निकाल दिया। ये कितने बचे, 11 बचे, ठीक। और लेकिन फिर देखिए, फिर इसमें भी है, फिर ये अंग और आह जब का के ऊपर देखिए, का सिंपल है, ठीक, का सिंपल है, और ये भी का सिंपल है। फिर इसमें अगर अंग की मात्रा लग गई तो क्या हुआ, कम हुआ। फिर यहाँ पे अह की मात्रा विसर्ग लग गई, ये अनुस्वार हुआ, ये अनुस्वार है आपका और ये विसर्ग है। ये जो कह लग गया, आह की मात्रा लग गई, तो क्या हो गया, इसका रूप बदल गया। और वर्ण जो है व्यंजन वर्ण का रूप कब बदलता है, जब स्वर उसके साथ लगता है, ठीक। अभी तो वो सिंपल ही है, ठीक, लेकिन जब उसके साथ जो है व्यंजन वर्ण लगे, स्वर वर्ण लगेगा, तो क्या होगा, उसका रूप बदल जाएगा, ठीक। तो इसका रूप अगर बदलता है
देख लीजिए, का को इसने क्या बना दिया, कंग, और का को क्या बना दिया, कह, तो इसका रूप बदल गया, तो ये व्यंजन की भी श्रेणी में नहीं आया। हाँ, तो इसलिए तो ना ये अंग और अह दोनों जो हैं ये ना ही तो व्यंजन है पूर्ण रूप से और ना ही तो पूर्ण रूप से स्वर है, इसलिए इनको जो है क्या किया गया, इनको अलग कर दिया गया। कहाँ से अलग कर दिया, स्वर से इनको अलग कर दिया गया, और इनको क्या दिया गया, एक नया रूप दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक, ये अयोगवाह है, ये देख लीजिए। और इसमें भी अंग में भी दो रूप हैं, अंग के देख लीजिए, एक ये चंद्र, ये बिंदु है जो शिरोरेखा के ऊपर लगती है, और एक चंद्र बिंदु है। ठीक, अब इस चंद्र बिंदु का प्रयोग देखिए, ये हिंदी में प्रयोग किया जाता है, और इसका ज्यादा प्रयोग जो है अनुस्वार, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको अनुनासिक कहते हैं। हाँ, चंद्र बिंदु को हम क्या कहेंगे, अनुनासिक, और जो है इसको एक बिंदु है शिरोरेखा के ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे, अनुस्वार। तो ये जो चंद्र बिंदु है इसका प्रयोग कहाँ हम करते हैं, ज्यादा हिंदी में करते हैं। ठीक, और ये जो बिंदु एक है इसका अधिक से अधिक प्रयोग जो है संस्कृत भाषा में किया जाता है। ठीक, विसर्ग का भी प्रयोग आपने देखा है कि विसर्ग का प्रयोग भी संस्कृत भाषा में अत्यधिक किया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये अयोगवाह हो गया। तो ये आप समझ गए ना कि ये +13 कैसे आया, 2, ये दो जो हैं ये अयोगवाह है। अब बचे आपके 11, इन 11 के बारे में आप समझिए। हाँ, ये 11 जो आपके हैं ये क्या है, देख लीजिए, आ की मात्रा, आ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, आ की मात्रा दिखती तो नहीं है, बट वो कहाँ है, वो है जैसे ये का है, तो का में छिपी हुई है। आप का उच्चारण करते हैं तो आपके मुख से कौन सी ध्वनि आती है, का। बाद में आप उसको ध्यान दीजिए तो आपके मुंह से आती है आवाज का, मतलब आ की आवाज। ठीक, तो ये जो आ है ये कहाँ छिपा हुआ है, व्यंजन वर्ण में, मतलब हर व्यंजन वर्ण में ये छिपा हुआ है। अगर आ नहीं रहेगा तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। ठीक, और बिना हलंत जो है हलंत के हम कोई भी अक्षर नहीं पढ़ सकते। अगर हलंत है तो हम ये समझ लीजिए ये आधा है। ठीक, ये पूर्ण रूप से नहीं है। तो इसको पूर्ण रूप से लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, का प्लस आ बराबर क्या हुआ, का। तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम इसी तरह पढ़ते हैं ना। तो इसमें जो है हर व्यंजन वर्ण में का सम्मिलित रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर देख लीजिए आ की मात्रा, आ की मात्रा ये रहती है, ये देखिए आ की मात्रा ये है, देख लीजिए एक सीधी खड़ी रेखा। हाँ, और ई की मात्रा ये है। ठीक, ये क्या है, ये किसी भी वर्ण के आगे से लगाई जाती है। फिर ये बड़ी ई की मात्रा, इसको किसी भी वर्ण के पीछे से लगाई जाती है। और ये है छोटा ऊ, इसको इधर साइड से लगाते हैं। बड़ा ऊ को हम इधर घुमा के लगाते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा को, और ये किसी भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है। ये है री की मात्रा, री को हम किसी भी वर्ण के नीचे लगाते हैं। ठीक, उसके बाद ए की मात्रा आप देख लीजिए, ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है एक सिरो रेखा के ऊपर एक ये मात्रा केवल लग जाती है। ठीक, अब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा ए पे लगी, फिर ए पे एक मात्रा है तो यहाँ पे दो मात्रा हो जाएगी। हाँ, फिर ये देखिए, फिर ओ है तो ओ के लिए जो है आप एक सीधी रेखा और एक मात्रा लगाएंगे। ठीक है, फिर अ के लिए आप एक सीधी रेखा और दो मात्रा लगाएंगे। ये हो गया आपका। अब इसका पहचान कैसे आप करेंगे कि ये क्या है, कैसे कैसे हम लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए देख लीजिए, जब आप इसका उच्चारण करेंगे, देख लीजिए आ ई उ ऊ, इस तरह जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको ये आ बोलने में कम समय लगता है और आ का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, इसका दुगना समय लगता है। इसी प्रकार आप कोई भी शब्द बना सकते हैं, जैसे आपको बनाना हुआ कल। ठीक,
तो आप यहाँ पे क्या है, ये आ इसके साथ है, ठीक। लेकिन अगर इसी को आपको काल बनाना हुआ तो आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए इस ये कल जल्दी से आप बोल ले रहे हैं, लेकिन इस काल को बोलने के लिए आपको टाइम लग रहा है और समय लग रहा है, क्योंकि इसमें आ की मात्रा है। तो ये क्या है, इसमें ज्यादा समय लगता है। इसी तरह आप पहचान लेंगे, ऐसे छोटी ई की मात्रा आप कोई शब्द बनाएंगे तो वो जल्दी से आपका हो जाएगा, उसका उच्चारण बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इसी तरह जो है हम हर शब्दों को बनाएंगे। ये हमारे जो वो है छोटे, मतलब छोटा ऊ आपने पढ़ा है, बड़ा ऊ, तो इसी तरह अगर छोटा ऊ, छोटी ई, ये सब आप लगा रहे हैं, आ की मात्रा लगा रहे हैं, तो क्या होगा, इसका उच्चारण बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसके उच्चारण में आपको इस छोटे से ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए, तो फिर ये स्वरों का वर्गीकरण आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो स्वर का वर्गीकरण मतलब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनको किस किस प्रकार में बांटा गया है। तो ये देख लीजिए, उच्चारण काल के आधार पर उनको बांटा गया है, ठीक, कि कैसे उच्चारण उसका किया जाएगा। तो यहाँ पे लघु स्वर या इसको आप क्या कहते हैं, हर्ष स्वर, ठीक, इसको हम हर्ष स्वर भी कहते हैं। इसको मतलब छोटा, आपने पढ़ा होगा ना, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऐसे आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो आपका ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है, लघु स्वर है। इनका उच्चारण करने में क्या लगता है, हमें कम समय लगता है, ठीक, जल्दी से इनका उच्चारण हो जाता है। और देख लीजिए दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में हमें क्या लगता है, ये लघु स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे देख लीजिए, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये क्या है आपके दीर्घ स्वर। इसके उच्चारण में हमें इस लघु स्वर से ज्यादा समय लगता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे आप कोई शब्द भी बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप जल्दी से अगर कोई शब्द बनाना चाह रहे हैं, हाँ, जैसे ये देख लीजिए, कम, आपने कम लिखा, ठीक, तो इसमें जो है आपका ये क्या आया, आ आया, हाँ, यह आया, आपने लिखा, ये देखिए, आपने लिखा किसी, यहाँ आप जब की बोले हैं तो आपको कम समय लगा। लेकिन आपने जो सी बोला कि किसी, की में तो जल्दी से आपका उच्चारण आ गया, आप जल्दी से बोल दिए, लेकिन सी आपको बोलने में इससे ज्यादा टाइम लगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये दीर्घ स्वर हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ, लघु स्वर हुआ। इसी प्रकार हम इसका जो है उच्चारण करेंगे, हम इसका ज्ञान करेंगे कि कौन सा दीर्घ स्वर है और कौन सा लघु स्वर है, कि हमें जो है इसके उच्चारण में कम समय लगता है, हाँ, लघु स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में हमें ज्यादा समय लगता है इसकी अपेक्षा। अब इसके बाद देख लीजिए आप, ये प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर में ये क्या होता है कि ये एक चिन्ह है, हाँ। प्लुत स्वर कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमको किसी को बुलाना हो, जैसे हमने बुलाया राधा, ठीक। तो जैसे किसी चीज को हम लंबा जब खींचते हैं, किसी को पुकारते हैं, कहीं दूर पे है वो व्यक्ति और हम उसको जब पुकारते हैं तो जो है हम क्या करते हैं, प्लुत स्वर का जो है प्रयोग करते हैं। और प्लुत स्वर का चिन्ह क्या है, ये दो ऐसे यस की तरह, ठीक, ये ऐसे जो है होता है, इसका चिन्ह यही है। तो इसके बीच में हम आ के बीच में हम स्वर के जो है, स्वर के बाद हम ये चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। हर स्वर के बाद हम ये चिन्ह लगाएंगे, तब ये क्या होगा, प्लुत स्वर होगा। और इस स्वर का जो है हम कब प्रयोग करते हैं, किसी चीज को लंबा खींचने में, हर चीज को, जैसे आपने ओम पढ़ा, जैसे आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो आप ऐसे ही तो बोलेंगे ना, ओम, तो उसके बीच में ओ की मतलब स्वर के बीच में जब आपका खिंचाव हो रहा है, लंबा खींच रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, लघु स्वर आपके कितने हुए, लघु स्वर हुए आपके 4, ठीक है। और ये दीर्घ स्वर कितने हुए, 7, और दोनों मिला के आपके कितने हुए, 11 स्वर, ठीक। ये हो गए आपके 11 स्वर ना। और वो दो जो थे प्लस 2,
वो क्या थे आपके अयोगवाह थे। तो आपको मैंने बताया ही, ये प्लुत स्वर हो गए। अब देखिए फिर जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो जीव के प्रयोग के आधार पर, जैसे ये देखिए आपका ये जीव है, ठीक। तो आपका अग्र स्वर, ये अग्र स्वर, यहाँ पे जब आपके आगे आई ये हवा आके रुकती है, जीव के आगे आके हवा रुकती है, तो हम किस वर्ण का उच्चारण करते हैं? हम ई री ए, ठीक। हमारी जिह्वा आकर के जो है हमारे आगे, हमारे तालु के पास ही जो है रुकती है हवा। हमारी जो प्राण वायु है वो आकर के हमारे अग्र भाग पे रुकती है, हमारे जीभ के आगे रुकती है। तो हमारे मुख से क्या उच्चारित होता है? ई उ री ए और ए, ठीक। ये जो है 5 वर्ण हमारे मुख से उच्चारित होते हैं। फिर मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होते हैं? अब आप ऐसे ही देख लीजिए, ये आपका तो अग्र स्वर का हुआ, फिर ऐसे ही आपने एक जीवा बनाया, फिर ये मध्य स्वर, ये यहाँ से, ठीक। ये जब हमारा जो है हमारी प्राण वायु आकर के हमारे मुख जीभ के बगल से, जैसे जीभ है उसके बगल से थोड़ा जो चौड़ा होके जब निकलती है तो कौन सी आवाज निकलती है? आ, ये आ वर्ण निकलती है, ठीक है, हमारे मुख से। फिर पश्च स्वर। पश्च स्वर में जैसे ये आपका जीभ है, समझ लीजिए, पश्च स्वर मतलब पीछे, ठीक। तो जब हम पीछे ये हवा रुकती है तो कौन सी ध्वनि निकलती है हमारे मुख से? आ, उ, ओ और औ की ध्वनि निकलती है। आप ऐसे ही देख लीजिए, आप खुद पे प्रयोग करिए कि देखिए आ, उ, ओ, औ, ठीक। तो इसको मतलब एकदम पीछे से, जीभ के एकदम पीछे से जाके वहां टकराती है हमारी प्राण वायु, तो हमारे मुख से ये ध्वनि निकलती है। इसको हम कंठ भी कह सकते हैं, कंठ के द्वारा जो है ये ध्वनि निकलती है, ठीक। उसके बाद फिर इसका वर्गीकरण देखिए, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब क्या होता है? होंठ। होंठ की स्थिति के आधार पर, मतलब हमारी होंठ की स्थिति किस प्रकार होती है तब हम कौन सी मुख निकलता है, कौन सी ध्वनि निकलती है, ये जानने के लिए देखिए ये आवृत मुखी। आवृत मतलब क्या होता है? चौकोल, ठीक। तो आ ई री ए, ये सब आप जब बोलते हैं तो आपके होठों का आकार कैसे होता है? बोल के देखिए, आ ई ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह हमारे होठों की स्थिति इस प्रकार होगी तो हमारे मुख से निकलेगी आ ई री ए, ठीक। इस तरह निकलेगी ये ध्वनि। और वृत्त मुखी। वृत्त मतलब गोलाई। जब हमारे होठों का आकार गोल होगा, जब हमारे होंठ गोल आकार में होंगे तो हमारे मुख से कौन सी ध्वनि आएगी? उ ओ आओ, ठीक। ये जब इस वर्ण का आप उच्चारण करते हैं तो आपका होंठ कैसा होता है? आपका होंठ गोल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके स्वर का वर्गीकरण हो गया है, ठीक है। तो अब आप जो है इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। ये उच्चारण काल के आधार पर हम करते हैं, कैसे? लघु स्वर के माध्यम से, दीर्घ स्वर के और प्लुत स्वर से, ठीक है। तो मान्यता किसको मिली है? लघु स्वर को और दीर्घ स्वर, ठीक। ये दो जो है इसमें प्रमुख हैं। और फिर है जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर से, मध्य स्वर से और पश्च स्वर से, ठीक है। इनका प्रयोग जब किया जाता है कि किस जगह प्राणवायु आकर रुकती है तो उस पे जो है ये ध्वनि निकलती है, ठीक। ओठ की स्थिति के आधार पर ये आप वृत्त मुखी, और वृत्त मुखी आपका जब ओठ ये आकार देगा कि जो है वो आप वृद्धमुखी हो जाएगा, मतलब चौकोर हो जाएगा, तो आ ई री ए निकलेंगे। और जो है जब वृत्तमुखी हो जाएगा तो कौन सा? वृत्त मतलब गोल हो जाएगा तो कौन सा निकलेगा? उ और ओ औ, ठीक है। ये आप स्वर के बारे में समझ लिए हैं। और फिर मैं जो है नेक्स्ट पीरियड में फिर मैं व्यंजन के बारे में पूर्ण रूप से आपको बताऊंगी, और कि व्यंजन कैसे कैसे बनता है। अभी आप स्वर के बारे में ही जानिए, व्यंजन के बारे में मैं नेक्स्ट पीरियड में फिर से बताऊंगी आपको।
थैंक यू।